रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक तो दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भले के इंतखाबी निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम प्रोसीडिंग्स हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया जाना मुतवक्का है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जल्द फैसले की तवक्को है और तहरीक इंसाफ की सारी उम्मीदें, सारी नज़रें पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, गुज़िश्ता रात एक वीडियो सामने आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगोदा से MPA के कैंडिडेट अब्दुल्ला मुमताज़ कानू की, कि जिन्हें प्रेशराइज करके टिकट्स ही तहरीक इंसाफ का उन्होंने वापस कर दिया। यानी बंदा आता है सऊदी अरब से, एयरपोर्ट से गायब हो जाता है, अदालत पेश नहीं होता इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर गायब हो जाता है और फिर एकदम से सामने आता है, कहता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं अपना टिकट वापस कर रहा हूँ, मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ और सब कुछ करके। ये बड़ी हैरान कुछ चीज़ें मैं आपको सुनाऊंगा, उनका वीडियो बयान उन्होंने एग्जैक्टली बात क्या की। फिर नाज़रीन, एक और इंपॉर्टेंट मामला है, वो है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा खौफनाक प्लान बन रहा है। वो प्लान क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही बैन करने का एक प्लान बन गया। यानी कि पहले तो भले के इंतखाबी निशान के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट जो है वो मुअत्तल कर दिया था, उनसे भले का इंतखाबी निशान ले लिया गया था। अब तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी बैन करने की एक तजवीज़ गौर है, एक प्लान जो है वो नज़र आ रहा है। मैं इस पर आपके साथ बड़ी डिटेल में आगे चल के बात करूँगा। पूरा प्लान आपको बताऊँगा कि आर्टिकल 17(1) और 17(2) का 17(1) और 2 का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कमेटी इस वाले से बनी थी, उस कमेटी को सबने हल्का लिया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि असल प्लान क्या है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रा ये भी बताऊँगा कि गुज़िश्ता शाम एक फ़ैसला सामने आया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो एक रेफरेंस चल रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है, उसको उधेड़ के रख दिया, उसके पर खचे उड़ा के रख दिए जनाब, और बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को। और सुप्रीम कोर्ट पे जो कार्रवाई चल रही है, मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा आगे चल के कि उन्होंने क्या क्या किस तरह से उधेड़ कर रखा है इस पूरी प्रोसीडिंग को। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो मामला है भले के इंतखाबी निशान के हवाले से, क्विकली ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में DB ने कल सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स को भी और इलेक्शन कमीशन के वकला को भी। आज इस पे फैसला मुतवक्का है पेशावर हाई कोर्ट के DB का। पहले तो बहुत ज़्यादा कवी इम्कान इस बात का है कि पेशावर हाई कोर्ट का DB ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ पर फैसला दे देगा। और दूसरा, जो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने भले का इंतखाबी निशान दोबारा से वापस कर दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से विड्रॉ कर लिया था, जो पिछला ऑर्डर था वो मुअत्तल कर दिया था, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस के सरबराही में सुनेगा तहरीक इंसाफ की पटिशन को। और इम्कान इस बात का है, बल्कि लॉयर्स तो कहते हैं भाई कि किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम किया जा ही नहीं सकता। इन तमाम खदशात जो कि तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को है, इन तमाम खदशात के पेश नज़र अब एक नया प्लान मांग रहा है। वो प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात कलअदम करार दे दिया जाए। अच्छा, आइन का आर्टिकल 17(1) और 17(2) जो है वो क्या कहता है, मैं आपको ज़रा बताता हूँ क्विकली, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं पहले। कि इसी आइन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किए जाने का एक प्लान ज़ेर गौर है। और इस आइन के आर्टिकल में मैं आपको ये बताता हूँ कि 17(1) जो है ये है बेसिकली सियासी जमातों के क़याम के वाले से है। तो ये कहता है, 17(1) जो है वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी तंजीम साजी या आपस में यानी कि एसोसिएशन करने का, सियासी जमात बनाने के वाले से है ये। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। अच्छा, ये जो है हर किसी का राइट है, लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने रखा है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी अगर आयद ना हो जाए उसके ऊपर मुल्क की दाखिली सलामती और ख़ुद मुख्तारी को लेकर, मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को लेकर, पब्लिक ऑर्डर, अमन आमा और मोरालिटी, यानी कि पब्लिक ऑर्डर का भी ये तरीके से पे लगाया जा सकता है। और मोरालिटी की बातें भी ज़रा वो तो यहाँ नहीं जुड़ रहा मामला, लेकिन जो है कि पब्लिक ऑर्डर को और सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को लेके तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी बैन किया जा सकता है। इस हवाले से आपने देखा होगा कि आज से 4 रोज़ पहले, बल्कि 5 रोज़ पहले, 5 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आया था
उस नोटिफिकेशन के बारे में बात तो हुई उस वक्त, मैंने भी बड़ी हैरत का इजहार किया था कि अब ये नोटिफिकेशन अचानक कैसे आ रहा है कि जब 9 मई के सानहे में मुलव्वस अफराद के वाले से तमाम तहकीकात तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और जितने भी मुलव्वस लोग थे तकरीबन उनमें से मेजॉरिटी में पकड़े जा चुके हैं। अब ये कमेटी जो 5 वक्ती मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है काबीना की मंजूरी से, वफाकी काबीना की मंजूरी से बनी है, ये नोट कीजिएगा कि वफाकी काबीना ने एक 5 वक्ती कमेटी बनाई है जिसमें वज़ीर कानून है, जिसमें वज़ीर इत्तलात हैं। इस कमेटी में वज़ीर दाखिला अभी तक किसी का तकर्र नहीं हुआ, सुना है कि एक और आज या कल नए वज़ीर दाखिला का तकर्र भी हो जाएगा और इसमें वज़ीर इंसानी हकूक़ शामिल है और 5वां मेंबर जो है वो कोई भी इसमें एक्स ऑफिशियो कोई भी आ सकता है या कोई भी मेंबर इसमें ऐड हो सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये 5 वक्ती कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी 9 मई के सानहे के सहूलतकारों को, मास्टरमाइंड्स को, इसके परपेट्रेटर्स को और इसके जो भी बाकी जिनका इसमें जो भी इसमें रोल था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कमेटी क्यों बनी है। तो अब चीज़ें जाके समझ आना शुरू हुई हैं कि मुमकिन जो प्लान हो सकता है, इसमें मुमकिन प्लान जो है वो ये नज़र आ रहा है, जो पता चला है कि आइन के आर्टिकल 17 की सबसेक्शन 2 जो है वो ये कहती है कि एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म और बी ए मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। वो एक सियासी जमात बना सकता है जो कि सरकारी सर्विस में ना हो, कोई भी बंदा सियासी जमात बना सकता है। अच्छा, आप आगे पढ़िएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं शिक बाय शिक इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ हर्फ ब हर्फ के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अगर कोई इसके ऊपर पाबंदी या कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो जो कि कानून इम्पोज कर रहा हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी मुफाद यानी कि दाखिली सलामती और ख़ुद मुख्तारी के पाकिस्तान के अगेंस्ट ना हो। एंड सच लॉज शैल प्रोवाइड दैट वेयर द फेडरल गवर्नमेंट, और अगर कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन बनती है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर्स दैट एनी पोलिटिकल पार्टी हैज़ बिन फॉर्म्ड और इज़ ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है या उसमें के ख़िलाफ़ उसकी कोई मुलव्वस होना पाया जाता है तो द फेडरल गवर्नमेंट शैल, वफाकी हुकूमत जो है वो कर सकती है या उसे कर देना चाहिए विद इन 15 डेज़ ऑफ सच डिक्लेरेशन। वो सियासी जमात को डिक्लेरेशन जारी कर सकती है 15 दिन के अंदर, नहीं उस सियासी जमात को वो डिक्लेयर कर सकती है एक कलअदम जमात, उसको कलअदम करके उसका डिक्लेरेशन जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर उस वफाकी काबीना ने भेजना होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हतमी अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुज डिसीजन ऑन सच रेफरेंस शैल बी फाइनल। यानी वफाकी काबीना जो है वो अगर किसी जमात को पाती है मुलव्वस कौमी जो हमारी दाखिली खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के अगेंस्ट काम करते हुए या उसके अगेंस्ट कोई चीज़ पाई जाती है कि इसने उसके अगेंस्ट काम किया, तो उस सियासी जमात को वो कलअदम करा देने का डिक्लेरेशन जारी करके वो भिजवा देती है रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और 15 दिन के अंदर ये रेफरेंस भेजना होता है काबीना की मंजूरी के बाद, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर हतमी फैसला जारी कर सकती है। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर दे वो हतमी होता है, उस फैसले में तब्दीली नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 17 का मुझे लगता है कि तरीके साफ के ऊपर इतलाक करते हुए 9 मई के ऊपर जो कमेटी बनाई गई है, इन सारी चीज़ों को जोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का डिक्लेरेशन जो है वो आ सकता है, बल्कि प्लान तो ये नज़र आ रहा है कि ये डिक्लेरेशन आएगा। और इस पे जो डेट बनती है ना, ये 5 तारीख को बनी थी कमेटी और 15 तक यानी कि जो है इस कमेटी ने 19 तक इस कमेटी ने 5 जनवरी को आई थी ये रिपोर्ट, कमेटी नोटिफाई हुई थी 5 रुकनी, और 19 जनवरी तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 14 दिन के अंदर इसे अपनी रिपोर्ट जमा करवानी थी। 19 को आ जाती है, 19 के बाद फिर अगर काबीना बैठती है 20 को, तो 20 से लेके आगे फिर आप देखें तो 5 फरवरी तक ये बनती है कि 4 से 5 फरवरी तक ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र कर सकती है ये वफाकी काबीना, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर ये मैटर चला जाता है इट्सेल्फ पार्टी को कलअदम करार दिए जाने का, तो ये भी इंतखाबात के ऊपर एक असरअंदाज हो सकता है कि इंतखाबात होना या ना होना, कि एक सियासी जमात ही पूरी अगर आउट कर दी जाती है, बैन कर दी जाती है वफाकी काबीना की जानिब से, तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत करेगी। मुमकिन है कि वो जल्दी समाअत करके कोई फैसला दे दे, लेकिन ये मामला जो है मुझे इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसको हल्का मत लीजिएगा, मुझे ये लगता है कि इस तरफ जा सकता है, क्योंकि इस स्टेज पे आके वफाकी काबीना का ये 5 वक्ती कमेटी बनाना, मुझे ये मामला ज़रा इसमें काफ़ी ज़्यादा, बल्कि थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुझे इसमें गड़बड़ नज़र आ रही है। बाकी जो मामला जनाब अब्दुल्ला मुमताज़ कालू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 76 से कैंडिडेट हैं और हैं क्या थे कल तक,
और अब इन्हें ये आए सऊदी अरब से, सऊदी एयरलाइन से आए और अचानक से गायब हो गए और एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गायब हुए हैं। इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया था भाई इन्हें ला के पेश किया जाए। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपना बयान जारी किया है। कुछ देर पहले इनका बयान आया, गायब हुए, बयान आया कि मैं दोस्तों के साथ था और ऐसे गायब हुए, ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि सियासत से ही अलग हो गए। ज़रा सुनने आप अब्दुल्ला मुमताज़ कालू क्या कह रहे हैं जनाब उनके साथ जो हुआ। मैं बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज़ कालू PP-76 PTI का टिकट होल्डर हूँ और मैं कल रात 1 बजे सऊदीया की प्रवास से इधर तशरीफ़ लाया इस्लामाबाद और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तबीयत की नासाजगी की वजह से आज मैं अदालत में पेश नहीं हो सका। बाकी मैं बड़ी सोच विचार के बाद ये इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि मैं जो सोशल मीडिया पे ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं मेरी जबरी अगवाई की, वो बिल्कुल गलत हैं। मैं भी अपने दोस्त के पास ठहरा हुआ हूँ। आगे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो 9 मई को हुआ वो बहुत गलत हुआ, बड़ा एक सानिया हुआ 9 मई का। और उसमें मेरी जो अपील है हमारे स्टेट के साथ कि आप जो भी उसमें मुलव्वस था उसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद ट्रायल के बाद उनको सख्त सजा दें। उस 9 मई के सानिया की वजह से मैं इस अब नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि मैं PTI की टिकट और PTI के टिकट PP-76 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातलकी का इज़हार करता हूँ। और मैं जो ये जनरल इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 को जो हो रहा है उससे भी मैं दस्तबरदार होता हूँ। मैं अब आपको याद है जनाब ये जो हुआ था अपना मामला 2018 में नून लीग के कैंडिडेट्स को अचानक विड्रॉ करवाना शुरू कर दिया था। कुछ लोग विड्रॉ हुए थे। अब वही काम तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स में शुरू हो गया है। उन्होंने भी अब उन्हें विड्रॉ करना शुरू कर दिया गया है। अब्दुल्ला मुमताज़ कालू को विड्रॉ करवा लिया गया है। इन्होंने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं तहरीक इंसाफ का टिकट भी वापस करता हूँ। और बड़ी हैरानकुन बात है कि अब्दुल्ला मुमताज़ कालू जो हैं वो उनकी अचानक से सेहत बिगड़ती है, वो दोस्तों के घर जाते हैं, वहाँ दोस्तों ने पता नहीं क्या पिलाता है क्या खिलाता है कि वहाँ बैठे सोचते सोचते उन्हें ख्याल आता है यार मुझे तो ये तहरीक इंसाफ ने सब कुछ गलत किया था और मुझे पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए, मुझे सियासत भी छोड़ देनी चाहिए, मुझे टिकट भी वापस कर देना चाहिए। दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। पाकिस्तानी अवाम अब्दुल्ला मुमताज़ कालू साहब या जिसने भी उसे करवाया वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इतनी सिंपल और इतनी सादा सी बातों को ना समझ सके। अच्छा, बाकी जो मामला है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब का, उन्होंने ये बताया जनाब कि अलीमा खान साहब ने तस्दीक की है कि खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के अरकान पे गुस्से वाली बात जो चल रही थी वो गुस्सा बिल्कुल खान साहब हुए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपके ऊपर मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा, बल्कि अलीमा खान साहब कह रही है कि खान साहब ने ये कहा है कि इन लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये नहीं कहा कि आर्टिकल 6 मैं लगाऊंगा। तो वो एक उससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहती हैं कि लिया गया, लेकिन इस हद तक तस्दीक ज़रूर है कि आर्टिकल 6 की बात जो है वो ज़रूर हुई है। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं। बाकी इंपॉर्टेंट मामला जो है वो मैं क्विकली उस पर ज़रा बात कर लूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चल रहा है उनकी नाअहली का, और इस रेफरेंस के ऊपर कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और जो फौरी एक रिलीफ मांगा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाए, 3 रुकनी बेंच ने वो दरख्वास्त जो है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की वो नहीं सुनी। मैं पहले एक डिटेल वीडियो कर चुका हूँ। मज़ाहिर अकबर नकवी के साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, यानी कि इस वजह से कि इस बंदे ने पंजाब और KP में इंतखाबात करवाने के हवाले से फ़ैसला दिया था और उस बेंच का ऐसा था जिसने फ़ैसला दिया कि इंतखाबात होने चाहिए, प्रेशर में नहीं आया किसी किस्म के। अब मज़ाहिर अकबर नकवी को साइडलाइन किया जा रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्होंने जब ये 3 रुकनी बैठी थी कमेटी, उसमें उन्होंने जब बीइंग मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्होंने इख्तलाफ किया था कि भाई नहीं होना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब उन्होंने उसकी जो वजूहात हैं वो एक ख़त में लिखी हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है, उस ख़त में उन्होंने अपनी वजूहात लिखी है कि कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई चल रही है मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़, उस पूरी कार्रवाई के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं, उधेड़ कर रख दिया है सारे प्रोसेस को और पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके साथ बैठे दीगर जजेस को, जिन्होंने मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से फ़ैसला दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए, शोकाज का फ़ैसला दिया।
और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रा जल्दी में उन पर ज़रा बात करता हूँ। पूरे उनके ख़त को तो पढ़ा नहीं जा सकता, बड़ा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है। एक तो वो ये लिखते हैं कि अपनी जो मैंने 22/11/2023 को मैंने इनकार किया था बाकी जजेस के साथ मज़ाहिर अकबर नकवी को शो का जारी करने के वाले से, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस में कंप्लेंट्स थी उसको सुनने के वाले से। और वो कहते हैं कि मैंने उस पर मेरा राइट बनता है कि मैं वजूहात अपनी बयान करूं, और मैं अपनी वो वजूहात बयान कर रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं अपनी रीज़न यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे एक जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ये कार्रवाई हो रही है मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ी यानी कि अफसोसनाक है। और उन्होंने कहा कि ये प्रोसीडिंग जो है ये अनड्यू हेस्ट में, यानी कि बहुत गैर ज़रूरी जल्दी में ये कार्रवाई जो है उनके खिलाफ़ की जा रही है, अनड्यू हेस्ट है इसके अंदर। और काउंसिल जो है वो आर्टिकल 209 जो है उसके बिल्कुल खिलाफ इस वक्त जाके काम कर रही है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़। और 1973 का जो आइन है उसके भी खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो रही है। वो कह रहे हैं कि इसमें इसमें डेलिब्रेट केयर इसमें चाहिए होती है, फ्रैंक एंड डिटेल डिस्कशन चाहिए होती है, वो सारी इसमें नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो दरखास्त गुजार है उन्हें तो बड़ा डिटेल में सुना गया है, लेकिन मज़ाहिर अकबर नकवी को यहाँ पे मौका नहीं दिया गया कि वो भी अपनी कोई राय का इजहार कर सकते। फिर इसमें वो ये कहते हैं कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़, वो उसमें बिल्कुल वो अटरली विदाउट मेरिट हैं, और सब्सटेंस से वो मेरिट और सब्सटेंस के बगैर ये उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और वो ये कहते हैं कि जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं उनमें एक तो उनकी प्रॉपर्टीज़ का एलिगेशन है, और जो कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो लिखा गया है 2-3 जो उनका जो एलिगेशन नंबर 5 to 9 है, 5 and 9, वो कहते हैं वो मज़ाहिर अकबर नकवी के बेटों की प्रॉपर्टी से मुतालिक रिलेट करता है, बेटों के मैटर से। मतलब बेटे जो हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पे अपने तौर पे वो वकील हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। और इंडिपेंडेंस के वाले से यानी जजेस की जो फैमिलीज़ के वाले से ख़ुद यानी कि मज़ाहिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल कर चुकी है कि जो जजेस हैं वो अपने बच्चों की प्रॉपर्टी के वाले से जो इंडिपेंडेंट हों, जो ख़ुद यानी कि ख़ुद इंसार हों या फिर वो ख़ुद मुख्तार हों, उनके हवाले से वो जवाबदेह नहीं होता। तो ये करें, ऑलरेडी ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले में आ चुका है, लेकिन वहाँ उनका म्यार और था काजी फ़ाइज़ साहब का, यहाँ जनाब जो है वो चीज़ों को और तरीके से लिया जा रहा है। और वो कहते हैं कि एज ए मैटर ऑफ लॉ दीज एलिगेशंस आर अनसस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है और एक जज के खिलाफ नहीं लगाए जा सकते। फिर वो कहते हैं एलिगेशन नंबर 2 से 4 और 6 से 8 जो हैं वो भी उन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हैं जिनकी जो कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की टैक्स रिटर्न्स के अंदर मेंशन हैं। और ये कहना कि ये प्रॉपर्टीज़ को अंडर वैल्यू किया गया है, उन्होंने कहा जी ये तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें एवेल्यूएट करके बता सकती हैं कि भाई ये अंडर वैल्यूड ये नहीं है। तो ये भी एक बड़ा ही अजीब व गरीब और मज़ाक़ा खेज़ किस्म का उनके खिलाफ लगाया गया है एक एलिगेशन। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि बिल्कुल ही जो शो कास्ट किया गया है, आई डू नॉट फाइंड एक्सेप्टेबल जो इल्ज़ामात हैं इसमें लगाए गए हैं, is reasoned and deliberate approach ought to have been adopted, which would have prevented the council from falling into the error and that now has and that has now been committed with the issuance of the show cause notice। और वो कह रहे हैं कि ये बड़ी एक गलती कर दी है, फाश गलती कर दी है काउंसिल ने उनके खिलाफ शो काज नोटिस जारी करके। और एलिगेशन नंबर 1 की बात जो कर रहे हैं कि इसमें जो रिस्पोंडेंट जज है कि वो अप्रोचेबल उसकी ऑडियो लीक्स आ गई। वो कहते हैं कि दिस इज़ सेटल्ड, ये जनाब ये भी इसकी बेसिस भी मौजूद नहीं है जो आर्टिकल 209 के अंदर, और कोई ऐसा जुडिशल ऑर्डर मौजूद नहीं है। और दिस इज सेटल्ड बियॉन्ड डाउट एज रिसेंटली 27/10/2023 को भी not less than 20 complainants were dismissed as being based on judicial orders. This law is equally well settled by more than one judgment of the court as regard to use of the audio and video clips in any proceeding. The making of this allegation and in conclusion in the show cause notice are in clear violation of the settled law। वो कहते हैं ये जो लॉ मौजूद है उसके बिल्कुल खिलाफ जाके ये शो काज इस ऑडियो लीक वाले मामले पर भी किया गया है। The instant show cause notice ought never to have been issued, ये इशू नहीं होना चाहिए था, it should be रिकॉल्ड फोर्स। फिर तो उन्होंने एक सिंगल बंदे की ओपिनियन थी, लेकिन उन्होंने उधेड़ कर रख दिया पूरी कार्रवाई को जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ चल रही है। और एजाजुल हसन साहब ने क्यों ये इतनी डिटेल में ये लेटर लिखा वो सिर्फ इख्तलाफ ही कर सकते थे, इसकी वजह मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लाइक जरूर किया करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।